तो ऐसा उनको उन्होंने चेंज करना चाहिए, उनको उनका बदलाव आना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर, बता सकते हैं सिर्फ ऐसा ऐसा। और दूसरा, नियमित ध्यान करो। और पत्नी डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर की पत्नी को छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, तुम ध्यान करो ना, तुम भी ध्यान करो, पत्नी को भी ध्यान करने को बोलो। भाव निर्माण होकर के अच्छा जीवन जिया जा सकता है, उसका उदाहरण ससुर है। वो कैसे टंटनाटे, तुम भी रहो। तो माने तुम तुम्हारी जीवन शैली को देखो, और नहीं हो सकता ऐसा नहीं, नहीं हो सकता, हो सकता है, इसलिए मैंने ससुर का उदाहरण दिया और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टरों का है ना, वैसे ही दूसरा स्तंभ पुलिस है। पुलिस यानी पूरा रक्षक वर्ष। ये रक्षक वर्ष स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए। डॉक्टर वर्ष हो गया हमारा, हमने जितने डॉक्टरों पे मैसेज देना था, ध्यान में सिखाना था, उतना सिखाया। अब रक्षक वर्ष के लिए कर रहे हैं। रक्षक वर्ष में भी यही प्रॉब्लम है, पुलिसों का खान पान एकदम खराब है, उसके कारण इनके पेट की प्रॉब्लम रहती है, और पेट की प्रॉब्लम रहती है तो फिर सारी प्रॉब्लम निर्माण हो जाती है। खान पान ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, ड्यूटियों का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, इनके पास भी ड्राइनेस है। जैसे हम लोग जाते कि नहीं, होली दिवाली पे मिलेंगे एक दूसरे को, त्यौहार मनाएंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, ये बेचारे वहाँ ड्यूटी करते रहेंगे, ना कोई होली ना कोई दिवाली, कुछ नहीं। माने मनुष्य को जो रिलैक्सेशन का एक चेंज का एक स्थिति जो प्राप्त होता है कि नहीं सामान्य मनुष्य का, तो सामान्य मनुष्य से इनका जीवन कुछ अलग हटके है। ये रहते मनुष्य में, लेकिन रहते मनुष्य नहीं है। एक मशीन सरी के वो अपने अलग ही रहते हैं। मैंने तुम देखो ना, होली के दिन सारी दुनिया होली मना रही है, पुलिस वाले मनाते क्या नहीं, वो खड़े रहते हैं झंडा लेके अपने। कहने का मतलब जहाँ पे कुछ पारिवारिक सुख मिल सकता है, जहाँ पे कुछ पारिवारिक मित्रों के कारण रिलैक्सेशन हो सकता है, वो उनके जीवन में नहीं है। कोई पारिवारिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसके कारण ना अंदर ही अंदर एक तनाव निर्माण होते जाता है, और खूब टेंशन है, खूब तनाव है, विभिन्न प्रकार के तनाव। मेरे को ही आए अनुभव, आपको बताता हूँ। एक तो मिलिट्री का ऑफिसर मिला था जो कश्मीर में कार्यरत था। वो बोले, स्वामी जी पहली गोली तो हमको ही खानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो सामान्य जा रहे हैं वो लोग, आतंकवादी भी सामान्य मनुष्य से ही का रहता है। जब वो हम पे गोली चलाएगा तो हमको मालूम पड़ता है वो आतंकवादी, उसके से हमको तो नहीं पता चलता है। तो पहला अटैक वही करता है, बाद में हम उस पर करते हैं, क्योंकि हम ड्रेस के कारण पहचान लिए जाते हैं कि हम मिलिट्री वाले। हम वो आतंकवादी करके कोई ड्रेस थोड़ी है कि उसको हम पहचान सके। तो ड्रेस के कारण हम आसान निशाना बन जाते हैं, जबकि उसको हम पहचानते नहीं आता। ये हमारा माइनस पॉइंट है। ऐसा कैसा, एक दिन मैं इनकम टैक्स के केस को देखने के लिए इलाहाबाद गया था नौकरी के समय। तो एक बस से सफ़र कर रहा था, तो बस में 2 पुलिस वाले चेन से बांध के रखी थी बंदूकें, और उसके आदमी एकदम पूरे रात भर ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे पूरे जग रहे थे। मैं भी बीच बीच में झपकी लेकर देख रहा था उनको। मैं बोला, क्या पुलिस वाले गजब की ड्यूटी करते, एकदम अलर्ट रहे पूरे रात भर, एक भी झपकी नहीं ली। सुबह जब उतरे ना, चाय वाय पिलाई, उनसे थोड़ी दोस्ती की मैंने। फिर उनको मैंने बोला, उसको तारीफ़ किया, क्या गजब के पुलिस वाले हो तुमने, क्या ज़बरदस्ती ड्यूटी दी, एकदम रात भर जगते रहे। मैंने देखा 2-4 बार मेरी नींद खुली थी। बोले, बाबा आपके लिए थोड़ी जग रहे थे, हम हमारे लिए जग रहे थे। मैं बोला, क्यों? बोले, यहाँ पे एक डाकू है, वो आता है पुलिस वालों को गोली मारता है और बंदूकें छीन के जाता है। तो वो बस नहीं लूटता, तो हम इसलिए जग रहे थे कि मैंने, वो तुमको नहीं लूटेगा, वो हमको मारेगा, तो इसलिए उसके डर के मारे हम रात भर जग रहे थे। बताओ, मैंने ऐसे टेंशन में, ऐसे तनाव में उनको रहना पड़ता है, और ड्यूटी तो करनी की, रात भर जगना ही पड़ा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार के टेंशन उन पे आते रहते। दूसरा, आप लोग मंदिरों में जाते हो, आप लोग उत्सव मनाते हो, आप क्या बोलते हैं ना, चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में गए, ये नहीं जा सकते चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में। क्यों? उस समय इनकी ड्यूटी रहेगी। यानी है मनुष्य, लेकिन मनुष्य शरीर के जो रिलैक्सेशन की जगह है ये इनके लाइफ में नहीं है, एकदम सूखापन है, एकदम ड्राई है।
दूसरा, जिसे कल मैंने बताया था कि पिछले 20 सालों में बुद्धि के अंदर खूब चेंज हो गया है, बुद्धि के अंदर खूब बदलाव आ गया है। जैसे मेरे पिताजी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एम्बेसडर और फियाट का ज़माना हमने दोनों ने देखा, लेकिन मेरे लड़के और मेरे में खूब अंतर है। तो पिछले 20 सालों में बुद्धि का खूब विकास हो गया है। और इनकी परेड अभी भी वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो 200 साल पुरानी वही चल रही है अभी। ये अंग्रेजों ने निकाली थी मनुष्य को संतुलित करने के लिए, मनुष्य को बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट राइट और सामने देखो सीधा, तो क्या बोलते हैं ना, श्वासोच्छ्वास भी एकदम सही होगा। ये परेड के द्वारा उन्होंने मनुष्य को संतुलित करने का प्रयास किया था, प्रयत्न किया था। उनका प्रयत्न 200 साल पहले ठीक था, लेकिन उसी प्रयत्न से आज अगर हम परेड करेंगे तो क्या होगा? आज ऑलरेडी हमारी राइट साइड बहुत एक्टिवेट हो गई है, बुद्धि का स्तर खूब ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। और आज भी हम वही 200 साल पुरानी परेड से अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ी होगा, इनबैलेंस की स्थिति होगी। क्योंकि आज तुम उतनी राइट साइड पावरफुल करोगे जितनी 200 साल पहले थी, उतनी आज भी कर रहे हो, जबकि राइट साइड ऑलरेडी पावरफुल हो चुकी है। बुद्धि का क्षेत्र खूब विकसित हो चुका है, लेकिन तुम उसको करोगे तो इनबैलेंस की स्थिति होगी। इनबैलेंस की स्थिति होगी मतलब राइट साइड ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, लेफ्ट साइड डाउन हो जाएगी। असंतुलन का स्थिति निर्माण होगा, एक फ्रस्ट्रेशन का स्थिति निर्माण होगा। क्या होता है, जो परिस्थितियां रहती हैं, जो स्थितियां रहती हैं, उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या चेंज किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है? बैलेंस करने के लिए ध्यान करो। परेड के साथ साथ एक आधा घंटा ध्यान करो ना। आधा घंटा तुम तुम्हारा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे तो क्या होगा? संतुलित होगा। कई बार खूब विचित्र परिस्थितियां इनको झेलनी पड़ती है। हाथ में डंडा है लेकिन डंडा चलाने का ऑर्डर नहीं, बैठे हैं डंडे खा रहे हैं लेकिन डंडा नहीं चला सकते। आपने देखा हो टीवी पे आता है, मिलिट्री वाले मशीन गन लेके घूम रहे हैं लेकिन पत्थर खा रहे हैं। माने हाथ में बंदूक है, हाथ में मशीन गन है, हाथ में डंडा है, लेकिन वो चलाने का ऑर्डर नहीं, इसलिए पत्थर खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और दूसरा ये इंसान है ना, आपको क्या लगता है इन सब घटनाओं का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा? हाथ में बंदूक है, सामने वाला पत्थर पे पत्थर मार रहा है, मन में तो आता है इसको 4 गोली दो, लेकिन दे सकते क्या नहीं दे सकते। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर निर्माण होता है वो खूब रोक के रखते, फिर वो भड़ास के रूप में कहीं तो ही निकलता है, खूब विचित्र निकलेगा। फिर छोटी सी जगह निकल जाएगा। छुट्टी नहीं दी तो ऑफिस को गोली मार दिया, खुद को गोली मार ली, एक छुट्टी के कारण कारण एकदम सिंपल है, कारण एकदम सादा। तो ये जो मानसिक दबाव सतत झेलते एक स्थिति ऐसी आती है, एक छोटा सा निमित्त हो जाता है उसको विस्फोट होने की। तो अभी लेफ्ट साइड से बैलेंस होने का समय निकल गया है। लेफ्ट साइड के साथ साथ मेडिटेशन जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान करोगे तो वो तुमको संतुलित रखेगा, तुम्हारी लेफ्ट साइड भी बराबर रखेगा, राइट साइड भी बराबर रखेगा। अन्यथा क्या होगा? राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और इनबैलेंस की स्थिति निर्माण हो जाएगी। इसलिए रक्षा वर्ष मना रहे हैं, और रक्षा वर्ष के लिए इस वर्ष अलग अलग पुलिस सेंटरों पे, अलग अलग मिलिट्री सेंटरों पे कार्यक्रम होने वाले हैं। और दूसरा, जो भी जीवन में मिलता है ना उसको एंजॉय करो ना, उसका आनंद लो ना। मैंने एक बार एक मिलिट्री के कैंप का मेडिटेशन का कार्यक्रम लिया था, खूब दूर, इतने दूर सीमा के ऊपर कि उसके आसपास 200 किलोमीटर तक एक आदमी नहीं था। और वो बोले स्वामी जी यहाँ एक आदमी नहीं है, 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। मैंने बोला कितनी अच्छी बात है, अरे ऋषि मुनि तो ऐसी जगह ढूंढने के लिए तरसते हैं, तुमको मिली है। बैठो एक पहाड़ पे एक बैठो, एक पहाड़ पे एक बैठो, मस्त ध्यान करो ना। अच्छी बात है, 200 किलोमीटर तक आदमी नहीं, आदमी काय को चाहिए है? उनको मैंने बताया
हिमालय में ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई मनुष्य रह सकता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। वो तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए निर्जन स्थान ढूंढते हैं। निर्जन, जहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? मनुष्य सबसे दुनिया का खतरनाक प्राणी है, क्योंकि वो विचार करता है, और ध्यान करने के लिए विचार नहीं चाहिए। आप अनुभव करो ना, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, आपके गच्ची पे जाके आप बैठो, एक 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करते बैठो अकेले, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करो। करते 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 आपका आभामंडल विकसित हो जाएगा, आपका ओरा विकसित हो जाएगा, आपके अंदर से आपका ब्रह्मनाद सुना जाएगा। ऐसा नाद, ऐसा साउंड आपको आपके भीतर से ही सुनाई आएगा। उसके बाद में आपकी पत्नी भी आपके पास में आ जाए, आपका पति भी आपके पास में आ जाए, वो साउंड बंद हो जाएगा। यानी कोई भी आपका नियर डियर भी पास में आया ना, तो भी वो साउंड बंद हो जाएगा। तो वो मिलिट्री वालों को मैंने बोला, कितनी अच्छी जगह मिली है, परमेश्वर ने तुमको कितनी अच्छी जगह दी है, जहाँ 200-200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। तुम्हारे चौकी के जितने लोग हैं उतने हैं, बस बाकी क्या है। तो मस्त दूर दूर जाकर के एकांत में बैठ करके ध्यान करो। परमेश्वर ने कितना अच्छा अवसर दिया है। यानी जो भी परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों को उनको सकारात्मक पहलू दिखाए। देखो, जीवन में कभी भी प्लस या कभी भी माइनस कभी नहीं रहता, किसी के जीवन में रहता ही नहीं। वो रामदास स्वामी ने कहा है ना, जगी सर्व सुखी ऐसा कूणा है। दुनिया में पूर्ण सुखी कोई नहीं है, किसी के पास कुछ प्लस है, किसी के पास कुछ माइनस है। प्रश्न है, आपका चित्त प्लस पे है कि आपका चित्त माइनस पे? अब मैं मेरी बात बताता हूं ना। जैसे हिमालय में गुरु सानिध्य प्राप्त था, तो वैसा लगता था ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये संस्कार, ये अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलनी चाहिए, ये भाव था। यानी ये चीज माइनस थी, भाव था, लेकिन थी नहीं, कर नहीं सकता था। लेकिन गुरु सानिध्य प्लस था। आज ये गुरु कार्य हो रहा है, ये प्लस है, लेकिन गुरु ही नहीं है, गुरु सानिध्य छूट गया, ये माइनस है। यानी एक चीज मिली तो एक चीज छूट गई, लेकिन दुखी नहीं था। जब गुरु सानिध्य में था तो उसका आनंद ले रहा था, आज गुरु कार्य में हूं, उसका आनंद ले रहा हूं। तो आप जहां पे भी हो, जो जीवन में प्लस मिल रहा है बस उसकी तरफ देखो, जो माइनस नहीं उसके लिए रो मत। रोते रहोगे तो रोते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, रोते ही रहोगे। कई लोग रहते ना, मियाँ तेरी सूरत कैसी जैसी 12 बजे, वैसे हर दफे 12 ही बजे रहते। अपने जीवन में क्या प्लस है इधर देखने की नजर लाओ, ध्यान करोगे ना, इससे तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी। तो मिलिट्री वालों को बताए कि तुम्हारा सकारात्मक दृष्टिकोण लाओ ना, कितनी अच्छी जगह है, कितना अच्छा वातावरण तुमको मिला है कि 200 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है। आदमी नहीं है तो विचार भी नहीं है। जो भी विचार करोगे तुम्हारे खुद के विचार, बाकी कोई बाहर के विचार आके तुमको डिस्टर्ब करने वाले नहीं है। हुआ था एक दिन, उनको पता नहीं क्या प्यार आया, वो सारे 8-10 ट्रक भर करके वो आश्रम में पहुंच गए थे कच्छ के। तो कच्छ के सब आश्रम वाले घबरा गए एकदम, इतने मिलिट्री वाले क्यों आ गए? कुछ नहीं, बोले बाबा का आश्रम दिख रहा है, चलो चलते। उनको एकदम याद आई, जबकि उनको नहीं मालूम था कि मैं वहाँ जाके शिविर करके आया था, उनको मिला था। दूसरा, सुरक्षा का प्रश्न। इन रक्षकों का भी प्रश्न है, इसलिए सीमा में रहे या समाज में रहे, कहीं पे भी सुरक्षित रहे, ये मेरी इच्छा है। और सुरक्षा के लिए वो किसी पे भी निर्भर नहीं रहे। ध्यान करके, मेडिटेशंस करके वो अपना आभामंडल बनाए, अपना ओरा बनाए, वो ओरा ही उनको सभी जगह सीमा पे भी सुरक्षित रखेगा। गोलियां चलेगी नहीं चलेगी ऐसा नहीं, चलेगी, तुमको नहीं लगेगी,
बॉम्ब फूटेंगे, नहीं फूटेंगे से नहीं फूटेंगे, तुमको नहीं कुछ होगा, तुम सुरक्षित रहोगे, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तुमसे संबंध है। और दूसरा ना, दुनिया को देखना जरा छोड़ दो। हम दुनिया को खूब देखते हैं और खूब दुखी होते हैं। हुआ था ना एक बार मुंबई के एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर ढूंढते ढूंढते आया, बोले स्वामी जी इतने बम विस्फोट हो रहे हैं, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना आतंकवाद हो रहा है, और आप बोलते हो निर्विचार रहो। कैसे निर्विचार रहेंगे, कैसे ध्यान करेंगे? मैंने क्या, कहाँ हो रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। मेरे को ये दिख रहा है, मैं गुफा में से निकला था, 20 सालों के अंदर कितने सारे देशों के अंदर ध्यान हो गया, हजारों लाखों लोग ध्यान करने लग गए, हजारों लाखों लोगों को अनुभूति प्राप्त हुई, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के कितने सारे लोग ध्यान संस्कार से जुड़ गए। मुझे तो ये दिख रहा है, और तेरा नज़र इधर है, तेरे को दिख रहा है कहाँ बम फूट रहे हैं, कहाँ अत्याचार हो रहा है, कहाँ आतंकवाद हो रहा है। तेरे को कुछ हुआ क्या? बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है। मैंने होने देना, तेरे को नहीं हुआ ना, वो छुट्टी कर। तू तेरा विश्व बना जो तेरे हाथ में है, उसको सुखमय बना, उसको शांतिमय बना, उसको कल्याणकारी बना। इतना कल्याणकारी बना कि तू तो सुरक्षित रहे, तेरे पास में जो आए वो भी सुरक्षित रहे। और ऐसा हवामंडल, ऐसा हो रहा प्रत्येक रक्षक ने बनाना चाहिए, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। और बन सकता है, केवल उन्होंने नियमित आधा घंटा ध्यान के लिए देना चाहिए। और दूसरा, उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, खुद का प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। तो दूसरा स्तंभ है ये पुलिस और मिलिट्री, यानी रक्षक। उन्हीं के लिए ये रक्षक वर्ष, ये वर्ष मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पे अलग अलग जगह वीडियो शिविर हो रहे हैं, और बाद में लाइव शिविर भी इसी वर्ष आयोजित होंगे। तीसरा स्तंभ है वकील। ये डॉक्टरों से कोई कम नहीं है, इनकी भी स्थिति डॉक्टरों जैसी है, ये एकदम खराब वातावरण में रहते हैं। एक बार एक हार्ट स्पेशलिस्ट को, कोई भी वो कहीं पे भी जाए ना, शादी में जाए, ब्याह में जाए, लोग आकर के उसको छाती में हो रहा है, यहाँ गैसेस हो रही, मैंने दुनिया भर का आकर के उसको परेशान करते थे, तो उसने कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। तो एक बार एक पार्टी में गया, उसको एक वकील मित्र मिला, उसने वकील मित्र को प्रॉब्लम बताई। आजकल मैं ना इसलिए सब दूर नहीं जाता हूँ, मेरी ख्याति बहुत हो गई कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, तो सारे हार्ट के पेशेंट कोई भी शादी ब्याह में जाओ ना, मेरे आसपास आके इकट्ठा हो जाते, तो उनको अवॉइड करने के लिए आजकल मैंने कहीं जाना आना ही छोड़ दिया। क्या करूँ? वकील मित्र ने कहा उनको सलाह दिया करना, लेकिन सलाह देने के बाद में दूसरे दिन बिल भेज दिया कर उनके घर पे कि कल तुमने मेरे से सलाह मांगी थी नहीं, उसका बिल ठोक दिया कर बिल, तो तेरे को जब तू बिल ठोकना चालू करेगा ना, तो तेरे से सलाह लेना बंद कर देगी। वो डॉक्टर ने बोला हाँ ये तो आइडिया अच्छा है, मैं भी ऐसा करा करूँगा। उसके दूसरे दिन देखा तो वकील ने अपना बिल ठोक दिया था डॉक्टर को, कल तूने मेरे से सलाह ली थी, ये ले तेरा बिल। ऐसे वकील रहते। दूसरा, तुमको क्या लगता है ये वकील रामायण महाभारत पढ़ते हैं? नहीं, अपराधियों की पूरी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। अपराध और अपराधी, अपराध और अपराधी, सतत सतत करते 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 करते। दूसरा, कोर्ट के अंदर जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, वो दोनों आमने सामने होते हैं, और वो जज और वकीलों को झेलना पड़ता है। तो इनकी आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम है, ईएनटी की प्रॉब्लम इनको निर्माण होगी, आंखों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, कानों की प्रॉब्लम निर्माण होगी, गले की प्रॉब्लम निर्माण होगी, नाक की प्रॉब्लम निर्माण होगी।
आज्ञा चक्र के दोष इनके आसपास निर्माण हो जाते हैं, क्योंकि खूब गंदा, खूब बुरा वातावरण रहता है। तुमको देखना हो ना तो एक आध दिन वो टेम्परेचर का मीटर बाहर लगा के रखो, और वही टेम्परेचर का मीटर तुम किसी कोर्ट के अंदर ले आके देखो तो वहाँ पे तुमको हीट बढ़ी हुई नजर आएगी। प्रयोग करके देखो ना, मेरे सारे प्रयोग किए हुए, तुम करके देखो। तो कौन सी गर्मी बढ़ जाती है? निगेटिव विचारों की गर्मी बढ़ जाती है। और ऐसे वातावरण में सतत अगर वकील रहेंगे तो क्या बीतेगी? और रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक किसकी स्टडी करते हैं? कोई साधना नहीं करते हैं, कोई पोथी नहीं पढ़ते हैं, ये अपराधियों के रिकॉर्ड देखते रहते हैं। सतत अपराधियों पे चित्त, सतत अपराधों पे चित्त, तो जिन पे चित्त रखेंगे उससे वो ग्रहण करेंगे ना। इसलिए वकील भी बहुत खराब वातावरण के अंदर रह रहे हैं। होगा उनकी अगर इच्छा हुई तो अगला वर्ष अपन वकील वर्ष भी मनाएंगे। ये समाज के प्रमुख स्तंभ हैं, जो स्तंभों के आसपास खराब वातावरण है, और सदैव खराब वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, इनको नहीं समझ रहा है। दूसरा, आजकल ना ये ओरा का तो इतना आसान हो गया है कि वकीलों ने अपना ओरा चेक कर लेना चाहिए। वकील बने, ओरा चेक किया, फिर 5-7 बार ओरा चेक करो, मालूम पड़ेगा कौन सा आज्ञा चक्र का स्थिति हो गया वो। सबके मापदंड है ना। मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मेरी बातें मत सुनो, ये बातें सही है कि नहीं तुम्हारा अनुभव लेकर के देखो। 5 साल तो छोड़ो, तुम 1 साल का देखो। 1 साल पहले तुम्हारा ओरा क्या था, 1 साल बाद ओरा क्या था। ओरा में चेंज आएगा, ओरा में बदलाव आएगा। तो ऐसे खराब वातावरण में जब काम कर रहे हो तो क्या रास्ता है? वकीली छोड़ने को बोलूँगा क्या? नहीं, मैं किसी को भी छोड़ने को, भागने को, मैदान छोड़ने को नहीं बोलता। मैदान में ही डटे रहो, लेकिन ऐसे डटो कि आसपास की निगेटिविटी आपसे दूर भाग जाए। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपना आभा मंडल बनाओ, अपना ओरा बनाओ, और वो ओरा लेकर के आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट आपके प्रभाव में आएगा, आप कोर्ट के नहीं। वहाँ का कोई बुरा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारे वहाँ सुरक्षित रहोगे। और चौथा स्तंभ है राजनेता। कल जैसे मैंने लोकमान्य तिलक का बताया, वैसे राजनेता भी जिंदगी भर लोगों का सोचते 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 अपना जीवन समाप्त कर देते, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचते। एक समय सीमा निश्चित करो ना, उस समय के बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे, हम अपना ध्यान करेंगे, हम अपना मेडिटेशन करेंगे। और दूसरा, राजनीति में भी सफलता प्रयत्न से नहीं मिलती, स्थिति से मिलती है। तुम्हारी स्थिति अच्छी करो, ऑटोमेटिकली सब सफलता सब जगह मिलेगी। मैं मैदान छोड़ने को कभी किसी को भी नहीं कहता। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको आशा थी कि उनको एक सीट मिले, उनको नहीं मिली, उनके पार्टी ने नहीं दी, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े हो गए, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद में एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट लेके मेरे घर पे आए। स्वामी, मैं ना एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। मेरे मन में आया अब ये इसका भी सत्यानाश करेगा, लेकिन उसको नहीं बोला कि सत्यानाश करेगा, उसको बोला एक काम कर, तू ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे घर पे देके जा, 45 दिन उसको खूब ब्लेस करूँगा, तू 45 दिन कुछ मत कर, घर पे बैठ के ध्यान कर।
मैं रोज़ वाइब्रेशन दिया करूँगा तेरे प्रोजेक्ट को, 45 दिन बाद तू ले आना। लेकिन कुछ भी पाने का प्रयत्न मत करना, कुछ भी करने का प्रयत्न मत करना, चुपचाप घर पे बैठे रहना, कुछ नहीं करने का, सिर्फ नियमित ध्यान करने का, बाकी कुछ नहीं करने का। तो उसका पूरा विश्वास था, वो घर पे बैठ के 45 दिन सिर्फ ध्यान करता रहा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको आमंत्रित किया, हमारे पार्टी में शामिल होते हो क्या? तो मेरे को पूछने आया, स्वामी जी वो मुख्यमंत्री मेरे को बोल रहा है कि उसके पार्टी में शामिल होते हैं, चला जाऊँ क्या? इनके तूने प्रयत्न नहीं किया, चला जा। तो उस पार्टी में चला गया। उसके बाद में खूब अनुभवी थे, खूब एक्सपीरियंस वाले थे, सब लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, इसको ही नहीं था, इसको दे दिया। बोले स्वामी जी वो मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे, बनूँ क्या? इनके मांगा नहीं ना, बन जा। उसके बाद में वो सीमेंट फैक्ट्री की फाइल मेरे घर में आज भी धूल खाते पड़ी है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कहने का अर्थ है, जब तुम तुम्हारी स्थिति अच्छी करोगे ना तो तुमको तुम्हारे क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। मैदान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर डटे रहो, लेकिन संतुलित होकर डटो, बैलेंस होकर डटो। और ये पॉलिटिशियन की खोपड़ी कैसी रहती है उसका एक उदाहरण देता हूँ। एक मिनिस्टर जब भी मुझे आता देखता था ना कि मैं कार में बैठने जा रहा हूँ, तो मेरे सामने तंबाकू की पुड़िया तोड़ करके खाता था, ऐसा मुंह में डालता था। और सब साधक उसको गालियां देते थे, शर्म नहीं आती, बेशरम, मंत्री हो गया तो अक्ल बेच के खाई क्या? स्वामी के सामने तंबाकू खाता है? कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन जब भी मैं जाते देखो ना, जाम ने आकर के सामने खड़ा रहेगा और तंबाकू की पुड़ी फोड़ के खाएगा। लोग उसको गालियां देते तो गालियां भी खाता था, तंबाकू भी खाता था। ऐसा 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने में एक कार्यक्रम में उसने घोषणा की, तुम लोग मुझे गालियां देते थे, मैं तुम्हारी गालियां भी खाता था और तंबाकू भी खाता था, जानबूझ करके स्वामी जी के सामने खाता था ताकि स्वामी जी प्रार्थना करें कि मेरी तंबाकू छूट जाए। आज मेरी तंबाकू छूट गई है। कैसी खोपड़ी देखो। तंबाकू छुड़ाने के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, यूज़ किया। तो कहने का अर्थ, पॉलिटिशियंस की भी दुनिया एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया में उन्होंने ध्यान को उसके साथ जोड़ना चाहिए। हमने प्रयास नहीं किया, ऐसा नहीं। सांसदों का शिविर लिया था 2013 में, सब सांसदों का शिविर लिया था दिल्ली के अंदर, खूब अच्छा शिविर हुआ था। सब सांसदों ने, कुछ लोगों ने ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगा था उस समय, सबको अच्छी अनुभूतियाँ हुई थी। अभी दिसंबर में नेपाल से कांतिपुर मीडिया ग्रुप करके आया था। वहाँ बहुत बड़ा ग्रुप है, मीडिया का ग्रुप है, न्यूज़पेपर है उनके, टीवी चैनल्स उनके हैं। तो उस समय उनके यहाँ चुनाव होने वाले थे। स्वामी जी बताओ ना कौन सी पार्टी जीतना चाहिए, किस पार्टी को देना चाहिए? मेरा इंटरव्यू देने को आए थे, यहाँ भारत में आए थे। मैंने उनको कहा पार्टी को प्रमुखता मत दो, अब व्यक्ति को प्रमुखता दो। तालाब के अंदर अगर हम अच्छा पानी डालेंगे तो तालाब का पानी अच्छा होगा, तालाब के अंदर हम गंदा पानी डालेंगे तो तालाब का पानी गंदा होगा। अच्छे व्यक्तियों से अच्छी पार्टी बनती है, अच्छी पार्टी से अच्छा व्यक्ति नहीं। तो कोई भी पार्टी का हो, वो मत देखो किस पार्टी का है, तुम देखो अच्छा कैंडिडेट देखो, अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करो। तुम अच्छा उम्मीदवार का चुनाव करोगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी को अच्छे उम्मीदवार को चुनना ही पड़ेगा, अगली बार उसको ही टिकट देगी जो अच्छा व्यक्ति है।